हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो आरआरबी एएलपी जो सीबीटी 1 का 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, चमफुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन था उत्तराखंड, सी ऑप्शन था राजस्थान और डी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो चंफुली नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है, उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि चंफुली नृत्य उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से प्रकृति, प्रेम और सामाजिक जीवन से जुड़ा होता है और पारंपरिक लोकगीतों के साथ किया जाता है। यह नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए लखनऊ, बी ऑप्शन था दिल्ली, सी ऑप्शन था मुंबई और डी ऑप्शन था वाराणसी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर दिल्ली में आयोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। दिल्ली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आम महोत्सव है वह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है, प्रायः दिल्ली हाट में। इसमें भारत के विदेशों की सैकड़ों आम की किस्में प्रदर्शित की जाती हैं और आम से जुड़े उत्पाद, प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किस चरण में कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? ऑप्शंस थे। ए प्रोफेज, बी ऑप्शन था मेटाफेज, सी ऑप्शन था एनाफेज और डी ऑप्शन था टेलोफेज, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटाफेज इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो क्रोमोसोम होते हैं वह अधिक स्पष्ट मेटाफेज में दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मेटाफेज इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यही बताया हमने कि इस चरण में क्रोमोसोम अधिकतम संकुचित होते हैं, इसलिए अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसकी कक्षीय वेग क्या होगा? चार ऑप्शंस थे। ए दो गुना, बी ऑप्शन था आधा, सी ऑप्शन था दो गुना और डी ऑप्शन था एक बटे रूट दो गुना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन अपॉन रूट टू गुना। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया है कि कक्षीय वेग v प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट आर है, त्रिज्या बढ़ने पर वेग घटता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 2025 में लागू होने वाला भारत एनसीएपी किससे अधिकतम है? ऑप्शन थे। ए कृषि गुणवत्ता, बी ऑप्शन था वाहन सुरक्षा रेटिंग, सी ऑप्शन था सड़क कर और डी ऑप्शन था ईंधन नीति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वाहन सुरक्षा रेटिंग। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि भारत एनसीएपी के तहत कारों को क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाती है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षित वाहन चुन सकें। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वाहन सुरक्षा रेटिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए पाँच, बी ऑप्शन था छः, सी ऑप्शन था सात और डी ऑप्शन था सात और सी ऑप्शन था आठ, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सात व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसी को हमने एक्चुअल किया। इसको आप देख सकते हैं कि वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित पद्मा अवार्ड के अंतर्गत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कुल सात व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। पद्म विभूषण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, साहित्य, चिकित्सा, खेल आदि में क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट योगदान दिया हो, उन्हें दिया जाता है। कितने लोगों को? सात लोगों को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, डिजिटल इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शंस थे। ए केवल सोशल मीडिया नियंत्रण,
बी ऑप्शन था आईटी एक्ट 2000 को आधुनिक बनाना, सी ऑप्शन था केवल साइबर अपराध रोकना और डी ऑप्शन था केवल डेटा टैक्स लगाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आईटी एक्ट 2000 को आधुनिक बनाना। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि डिजिटल इंडिया एक्ट आईटी एक्ट 2000 का स्थान लेगा और आई सोशल मीडिया यूजर सुरक्षा डेटा गवर्नेंस और को कवर करेगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था A1, C4, F9, J16, O25। अब बताना है कि इसके बाद क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसी प्रकार जिस अंतराल में यह आए इसके आगे क्या आएगा। ऑप्शंस दिए गए थे आपको ए U36, बी ऑप्शन था T36, सी ऑप्शन था V36 और डी ऑप्शन था U49, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि U36 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पहले +2 हो रहा था, फिर +3, इसी प्रकार एक एक बढ़ता है। अब लास्ट में +6, यानी कि +6, 15, 6, 21, 21 पे होता है यू। अब यू इसका एकदम 36 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। चार ऑप्शंस थे, ए ठोस, बी ऑप्शन था द्रव, सी ऑप्शन था गैसेस और डी ऑप्शन था ठोस और द्रव दोनों, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सॉलिड एंड लिक्विड्स बोथ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड्स का एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठोस और द्रव दोनों इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने बताया एक्सप्लेन करके कि आप देख सकते हैं कि पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस होता है कण बहुत पास पास होते हैं इसलिए आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जो द्रव होता है लिक्विड होता है कण थोड़े दूर होते हैं, आकर्षण बल मध्यम होता है। और जो गैस होती है कण बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त की केंद्रीय ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं, केंद्रीय ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी के दाएं है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए सी बी ऑप्शन था डी। इसको बताया है कि ए बी के बाएं बैठा है, सी डी के दाएं बैठा है, ई ए के सामने और एफ बी के सामने नहीं है। ए के ठीक दाएं कौन है। चार ऑप्शन थे, ए सी, बी ऑप्शन था डी, सी ऑप्शन था एफ और डी ऑप्शन था ई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि एफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में रंध्रों जो स्टोमा के माध्यम में गैसों का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए परासरण, बी ऑप्शन था विसरण, सी ऑप्शन था वाष्पोत्सर्जन और डी ऑप्शन था चक्रीय परिवहन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषणन विसरण डिफ्यूजन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से पौधों में गैस CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। विसरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन चार दिए थे आपको, ए इंटरनेशनल ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, बी ऑप्शन था इंटरनेशनल ईयर ऑफ रोबोटिक्स, सी ऑप्शन था इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पेस साइंस और डी ऑप्शन था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 2025 में अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने बताया एक्सप्लेन किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए विशेष वर्ष घोषित किया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में भोजन का पाचन सर्वाधिक किस अंग में होता है। चार ऑप्शन थे, ए आमाशय, बी ऑप्शन था यकृत, सी ऑप्शन था बड़ी आंत और डी ऑप्शन था छोटी आंत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटी आंत इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम
करेक्ट आंसर था छोटी आंत, क्योंकि मानव शरीर में भोजन का पाचन सर्वाधिक छोटी आंत में होता है। छोटी आंत इसका एकदम करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी था वह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को बताया है कि छोटी आंत में पाचक रस मिलते हैं और अधिकांश पोषक तत्वों का अपशोषण होता है। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें इस शिफ्ट में मिल सके हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।